वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी। वाटर हमारे लिए क्यों एसेंशियल है? सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज में से वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोगों ने इसकी जो एसेंशियल है वो ना केवल आज से बल्कि प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम ये पढ़ेंगे वाटर हमारे लिए साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना हमारे लिए खाना एयर इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए वाटर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हमारे जो पूर्वज हैं एंशिएंट टाइम से ही हम लोग वाटर रिसोर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मटके वगैरह देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। ये सब वाटर रिसोर्सेस हमारे लिए एसेंशियल क्यों हैं? ये हमारे पूर्वज, हमारे एनेस्टर्स पहले ही समझ चुके थे। Because Rajasthan and India have received unequal distribution of water. Okay, so some area of the India is drought area. Some area that is the rainfall is very large. Some other resources are very quiet. So what we do? We do reserve the water by using the various ways. Okay. To do this, know the scarcity. To our ancestors are made pond, gardens, water reservoirs to save the water. Okay. Now the important topic is why the water is essential. पानी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पानी को हम ऐसे ही वेस्टेज करते जाएंगे तो आने वाली जो हमारी रिसोर्स है वो स्केयर पड़ते जाएंगे। हमारी जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए पानी अनेबल हो जाएगा। और जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जितनी भी वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, जितनी भी वर्ल्ड में सिविलाइजेशन पनपे हैं वो नदियों के किनारे ही पनपे हैं। अगर हम इसको पानी को रिजर्व नहीं करेंगे तो शायद हमारा हाल उन सिविलाइजेशंस की जैसे ना हो जाए जो हमारे अर्थ से एग्जिस्ट हो चुकी हैं। ठीक, तो उनका एग्जिस्ट होने में पानी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि वाटर कैसे कैसे यूज़ होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है और कंटेमिनेटेड वाटर क्या होता है। एज यू नो एवरीवेयर, तो फ्रेश वाटर हमें दो मोड से मिलता है। एक हमें बाय द वे ऑफ रिवर, दूसरा बाय द वे ऑफ रेनफॉल। जब बारिश होती है तो हमें फ्रेश वाटर मिलता है, तो उस फ्रेश वाटर को हमें रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं? हम अलग अलग मोड इस्तेमाल कर सकते हैं पानी रिजर्व करने के लिए, कि वाटर रिजर्वरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर को रिजर्व करने के लिए। तो इस एसेंस को देखने के लिए हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दिया। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है? Multi-purpose projects are those projects which are not only fulfill the present needs of water, but the future needs like generate electricity, tourism, fishing, etc. These needs are fulfilled by the dams. So our government are main concern about water. So we are making the water reservoirs to save the water. अब दोस्तों हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर रिजर्वरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे इम्पोर्टेंस इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपने ये लाइन देखी होगी लेडीज़ की, ठीक है, पानी की एसेंशियल इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पानी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो लाइन है वो भारत में आम देखने को मिलती थी, लेकिन वाटर रिजर्वरीज की प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से हमने इससे हल्का सा छुटकारा पाया। लेकिन राजस्थान और कश्मीर या बहुत सारे ऐसे इलाके अभी भी भारत में हैं जहाँ पे वाटर अच्छे से नहीं पहुँच रहा है। ये आपने एक कश्मीरी लेडी की फ़ोटो देख रहे हो, ठीक है, ये कश्मीरी लेडी है जो अर्थक्वेक सर्वाइवर है, जो अपने ऊपर पोर्ट लेकर जा रही है पानी भरकर। यानी हमारे पर ऐसी वाटर रिजर्वरीज नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पे पानी एकदम अम्पल रूप में है लेकिन वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसा ही हाल हमारे राजस्थान का है। राजस्थान में भी पीने का पानी बहुत ही ज़्यादा स्केयर है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ कर रही है, लेकिन जब तक वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हमें उनको फेस आउट करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वाटर रिसोर्स क्या है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है विटनेस है, वहाँ पे हमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वाटर को हमेशा स्केयर है। अब पानी जो स्केयर है इसको रिजर्व करके हमने अपने मल्टीपल नीड्स को फुलफिल किया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमने डैम्स बनाए हैं। इन डैम्स का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, इरिगेशंस के लिए करते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। फिर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक। ये सर्वे ऑफ इंडिया है। इंडिया रिवर्स आर स्पेशली आर द स्मॉलर वंस एंड हैव रिटर्न ऑल द टॉक्सिन स्ट्रीम्स गंगा यमुना एंड आर द फार प्योर एंड असल्ट द रिवर्स। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो नदियाँ हैं वो अगर हम नॉर्थ की बात करें, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ, आप सबको ये इंडिया का मैप पता लगा, ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। प्योर वैसा नहीं है लेकिन आप समझाने के लिए ये जो बेल्ट है इसको हम वेस्टर्न बेल्ट कहते हैं। कौन सा कहते हैं दोस्तों इसको? वेस्टर्न बेल्ट, ठीक है। वेस्टर्न जो नदियाँ होती है वो उसमें पानी पूरे 12 में पानी नहीं रहता। अब हम इसके बाद में हम नॉर्थ के बारे में आते हैं। तो नॉर्थ वाले इलाके में तो जो नॉर्थ वाला इलाका है यानी ये वाला जो इलाका है ये माउंटेन वाला इलाका है, ठीक है। इससे बहुत सारी रिवर्स निकली। यानी अगर मैं बात कहूँ इंडस की, अगर मैं बात करूँ गंगा की, यमुना की, तो ये जो रिवर्स है इनको हम पेनियल रिवर्स बोलते हैं। कौन सी रिवर्स बोलते हैं? पेनियल। अब दिमाग में आता है पेनियल रिवर्स क्या, जिनमें 12 महीने क्या रहता है? पानी रहता है, उनको क्या कहते हैं? पेनियल रिवर्स कहते हैं। उनको पेनियल रिवर्स कहते हैं। आप ठीक है, पेनियल रिवर्स। लेकिन बाकी नदियों में ये नहीं होता। आप ये इंडिया का मैप देखिए, ठीक है। तो इंडिया के हमने जगह जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आए जहाँ पे सलागर प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सलागर प्रोजेक्ट है। ब्यास रिवर है। हमने भाकर नागल डैम बनाया है। हमने अगर इधर आ जाइए उत्तराखंड में आए, यहाँ पे कौन सा डैम है? टिहरी डैम है। फिर आप अगर वेस्टर्न अपने राजस्थान में आते हो तो यहाँ पे जो बड़े हैं वो राणा प्रताप सागर डैम है। फिर आप मध्य प्रदेश में आओगे, वहाँ पे गांधी सागर डैम है। फिर आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे जवाहर डैम है, कोटा बैराज है, ठीक है। आप यहाँ पे पाली में आओगे तो यहाँ पे आपको जवाई डैम मिलेगा, ठीक है। आप एक करौली साइड में आओगे तो यहाँ पे पांचना यानी मड से बना हुआ डैम बनेगा। फिर आप टोंक साइड में आओगे आपको तो बिशुलपुर मिलेगा। सवाई माधोपुर बिशुलपुर टोंक के जो बॉर्डर में है वहाँ आपका आपको इसंदा डैम मिलेगा। आप अजमेर में जाओगे यानी हार्ट ऑफ राजस्थान तो आपको देखेंगे कि वेरियस पार्ट में हमारे यहाँ पे डैम्स अवेलेबल है। या वाटर रिजर्वरीज बनाई गई है, लेक्स है। तो ये इसीलिए बनाई गई कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। फिर आप जयपुर में आओगे तो आमेर वगैरह में आपने देखा होगा हमारी बड़ी रिवर थी, ठीक है। तो ये सारी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अगर इसका वेस्टर्न पार्ट पकड़ूँ, महाराष्ट्र का इलाका पकड़ूँ, तो वहाँ पे आपको सॉरी पहले गुजरात का देख लेते हैं। वहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। फिर यहाँ पे कच्छ कांडा डैम है, ठीक है। फिर यहाँ पे गोदावरी रिवर के ऊपर बना हुआ है कोयना डैम है, तुंगभद्रा रिवर है। ये अपना कर्नाटक वाला एरिया आ गया, ठीक है। पेरियार वगैरह आ गया। नागार्जुन, यहाँ पे नागार्जुन सागर आ गया। नागार्जुन सागर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर आप थोड़ा आगे की तरफ आओगे तो आपको महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम दिख जाएगा। फिर आपको हीराकुंड के साथ दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट दिख जाएगा। यानी मैं कहने का मतलब है भारत के हर हिस्से में डैम्स हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी यानी पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि बहुत सारे जो जानवर हैं उनको अफेक्ट करता है, लेकिन हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल सिर्फ वाटर ही कर सकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंस है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे पहले ये जानेंगे कि डैम्स क्या है। तो जो पिक्चर है वो आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि डैम्स हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को ड्रिंकिंग वगैरह फैसिलिटी को फुलफिल करने के लिए बनाए गए हैं। यानी मैं जवाहरलाल नेहरू के एक वाक्य को कोट करता हूँ कि प्रेजेंट भारत का यानी
आधुनिक भारत का जो मंदिर है, सही मात्रा में जो मंदिर देखे जाएं तो वो क्या है, हमारे डैम्स हैं। तो उनकी बात गलत नहीं है। तो डैम्स जो ये हमें मिले हैं वो आज से नहीं है, लगभग 11th सेंचुरी से, 11th to 14th सेंचुरी से डैम्स बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब दोस्तों हम इसके ऊपर आते हैं कि ये तो हमने वाटर रिजर्वरीज के बारे में बताया, वाटर स्केयर इसके बारे में पढ़ा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज लूटने आए थे और कुछ नहीं। उन्होंने इतनी वाटर रिजर्वरी से भी नहीं बनाई। लेकिन जब मैं ये कहूँगा, जब पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था उसमें भी वाटर रिजर्वरीज के बारे में सोचा गया। ठीक है, कवर से इसलिए पहले हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई। तो इंदिरा गांधी कैनाल की बदौलत आज हमारा जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, आज वो फुली इरिगेट होता है बाय द वे ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। अब उसको एक्सटेंड करके बाड़मेर तक फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डैम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब आगे हम ये देख रहे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया, डैम्स के बारे में पढ़ लिया, डैम्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो इस एसेंशियल यानी डैम्स से हमारा काम नहीं होगा। तो पानी जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अगर मैं ग्राउंड लेवल कम होता जा रहा है, तो अगर हमने वाटर रिजर्वरीज अभी नहीं की तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये डैम्स हैं इसकी जो एडवांटेज क्या है, ये फ्लड को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पास्ट जितने भी मॉडल पेपर उठाकर देखोगे तो आपको डैम्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन लगभग हर दूसरे या तीसरे साल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हमारा ये क्वेश्चन है, और इसके जो एडवांटेज है वो ये है। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन ऑफ द इनलैंड से, नेविगेशन सिस्टम है, फिशिंग ब्रीडिंग है। ठीक है, तो इसलिए हमारे डैम्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके डिसएडवांटेज भी अभी मैंने अभी आपसे बात की थी कि हर चीज़ का अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो डैम्स हमारे लिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। ठीक है, अगर डैम्स टूट जाएं तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन हमारे एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर डालते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पे डैम्स बन जाते हैं तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी विकेट होते हैं, पीपल्स को माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो जॉब लेस हो जाते हैं, उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, चाहे हीराकुंड डैम बनाओ, महानदी बनाओ, और जब सरदार सरोवर डैम यानी सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो उसके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट्स चले थे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम, पीपल लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तो इसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आंदोलन हमारे देश में चले थे। यानी मैं तो कह सकता हूँ हमारा देश एक आंदोलन डेमोक्रेटिक देश है, तो आंदोलन से उपजाऊ देश है। ठीक है, तो टेरी डैम के ऊपर चला था, अपना सरदार सरोवर डैम के चला था। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो वहाँ के लोकल पीपल्स हैं उनकी पूरी की पूरी जो लाइवहुड है वो किस पे, उस जगह को उनको छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा था। फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, कि अगर तो वही टूट जाए तो क्या हो जाएगा, दूसरा बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे एनजीओज वगैरह ने काम किया था। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे समाज को ऊंचा रूप देने के लिए बहुत सारे से समाजवादी जो भारत में निवास करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया। तो अभी हमने रिवर्स के बारे में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमने अर्लियर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फ्लड से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस दिए गए हैं, ये कौन कौन से, टीवी की न्यूज़पेपर और ड्रिंकिंग वाटर, साफ वाटर, एड बॉक्स, फर्स्ट और नीडल वगैरह, मैच बॉक्स वगैरह हमें रखनी चाहिए, कैंडल्स रखनी चाहिए,
हमारे पास ऐसा खाना रहना चाहिए जैसे आपके पास काजू बादाम वगैरह, मीठा खोआ वगैरह, जो जल्दी ख़राब नहीं होते। हमें जब भी फ्लड आए तो घरों के अंदर नहीं जाना चाहिए, डेंजर जगह पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पानी में नहीं खेलने देना चाहिए, डूब के मर जाएंगे। ठीक है, स्नैक्स वगैरह से, क्योंकि वो ऊपर बहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फ्लड के दौरान नहीं करना। ये 2 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज़ फ्लड। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, फ्लड कहते हैं। ठीक है, 2006 में या बिहार, उत्तर प्रदेश या असम की बात कर लें या वेस्ट बंगाल की बात करें, ये फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं। यहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आती है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कि हम पानी को सेव करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम आज से नहीं कर रहे, हम एशियन टाइम से इसी पे लगे हुए हैं। तो वेस्टर्न हिमालय एग्रीकल्चर को लेकर रूफ टॉप वाटर सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें पानी को रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो हम किससे फुलफिल कर लें, पानी को अपने घरों में रिजर्व कर लें। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप घर तभी बना सकते हो जब आप रूफ टॉप वाटर को सीधा आपको टैंक में डालेंगे और अपनी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें जो लगभग जो स्टोरिंग होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। 50,000 लीटर पर हाउस, यानी लगभग 200 हाउसेज हैं जो 1 लाख लीटर तक का पानी बरसात के दिनों में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब रिक्वायरमेंट कब है, ये जब आम भागीदारी होती है, क्योंकि जो आपने सुना होगा तमिलनाडु जैसे एरिया में जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो धीरे धीरे एकदम नीचे चला गया है। तो इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट घर बनाने की परमिशन तभी देती है जब घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हो। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया रूफटॉप वाटर के बारे में। पता है रूफटॉप यानी रूफ के ऊपर जो पानी गिरता है वो सीधा, ठीक, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, रूफटॉप वाटर में जैसे पानी गिरता है तो सीधा ऊपर से बहते हुए पाइप से होते हुए अंडरग्राउंड जो टैंक बना होता है उसमें स्टोर हो जाता है। इससे ग्राउंड लेवल को बढ़ाया जाता है, तो पानी फिल्टर्ड भी हो जाता है। यहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई है, ये ब्रिक्स एरिया है। ठीक है, ये घास है, यहाँ पे नल गया हुआ है, ये सीधा यहाँ पे, जिससे पानी साफ हो और फिर हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ जाए। ठीक है, यानी पानी को जो साफ करने का तरीका है वो एंशियंट तरीका अपनाया गया है। ठीक है, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। अपनी उल्टा छाता देखा होगा जिसमें पानी को सेव करने के लिए टंकी। तो हमारे जो राजस्थान में आपको टंका वगैरह देखे होंगे, रूफटॉप देखे होंगे, पॉन्ड्स देखे होंगे, नक्काशी होंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाली का। हमारे यहाँ पे दौसा में जो आभानेरी है वो, ठीक है, जिसमें अच्छे से पौंड के ऊपर मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं दोस्तों कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फील हो जाए। तो ये आप देख रहे होंगे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें पानी को रिजर्व किया जा रहा है। ये कुल है सर्कुलर पौंड है, पौंड से थोड़ा छोटा होता है। बरसात को जो पानी है वो सीधा इसमें स्टोर किया जाता है। ठीक, ये हमने पानी के बारे में पढ़ा। ये ट्रेडिशनल रेनफॉल सिस्टम है। पानी को कैसे रिचार्ज करते हैं, खाडिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है। मैंने आपको तमिलनाडु का एग्जांपल दिया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में करके लोग लगभग 10 लाख लीटर पानी रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में बम्बू ड्रिप सिस्टम, जो एंशियंट ड्रिप सिस्टम्स में से आता है, जो मेघालय में रन है। आपने सुना होगा मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन बारिश जो होती है उसका जो पानी है वो रिजर्व नहीं कर पाते। लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें आप देख रहे होंगे बम्बू ड्रिप सिस्टम में ये बम्बूज लगे हुए हैं। बम्बू के थ्रू जो पानी है वो नीचे तक पहुंचाया जाता है वाटर रिजर्वरीज में। ठीक, और इस पानी को पीने के काम में लिया जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। तो
कल एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट होंगे इसी टाइम। धन्यवाद।